आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 बायोलॉजी में लेसन नंबर 10 जिसका पार्ट 8 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने इसमें जो प्रकाशिक अभिक्रिया थी उसे कंप्लीट किया था, जिसमें चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के बारे में अपने पढ़ा। आज इस वीडियो में अपने अप्रकाशिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से चक्कर आते हैं उन साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे अपने। तो अपने स्टार्ट करते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसकी खोज किसने की थी? इसे ब्लैकमैन द्वारा, ब्लैकमैन साइंटिस्ट था, उसने कब 1905 में खोजा गया इस रिएक्शन को, ब्लैकमैन रिएक्शन को। और इसमें सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन केल्विन एवं साथियों द्वारा किया गया। इसकी सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन केल्विन और बेंसन द्वारा किया गया। केल्विन व बेंसन द्वारा किया गया। तो जितनी इसमें क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनकी खोज किसने? केल्विन व बेंसन और इनके साथियों द्वारा की गई। केल्विन, बेंसन तथा इनके साथियों द्वारा अध्ययन किया गया। अब इसमें होता क्या है अप्रकाशिक अभिक्रिया में? यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। यह अभिक्रिया कौन से भाग में होती है? यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। स्ट्रोमा में संपन्न होती है। और इसमें क्या CO2 का अपचयन होता है। इसमें CO2 का अपचयन शर्करा में किया जाता है। शर्करा में किया जाता है। इसलिए इन अभिक्रियाओं को कार्बन स्थिरीकरण भी कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं को कार्बन स्थिरीकरण भी कहा जाता है। कार्बन स्थिरीकरण भी कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया के बारे में अपने अब कंप्लीट पढ़ेंगे। तो इसमें क्या कौन कौन से 3 क्रियाएं होती है? ये कार्बन स्थिरीकरण की प्रक्रिया 3 चक्रों द्वारा कंप्लीट होती है। कार्बन स्थिरीकरण तीन चक्रों द्वारा कंप्लीट होती है। वो 3 चक्र कौन कौन से हैं? इसमें एक है केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र। केल्विन बेंसन या C3 चक्र। सेकंड कौन सा है? हेक्सलेट चक्र या C4 चक्र।
चक्र या C4 चक्र। फिर आगे कौन सा है, क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र, क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय चक्र। तो अब अपने इसमें सबसे पहले केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र क्या है, इसके बारे में इसका जो डायग्राम है आरेखीय चित्र उसे बनाकर पढ़ेंगे। फिर अपने इसकी जो कंप्लीट रिएक्शन है उनके बारे में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपने जो प्रथम स्थायी उत्पाद है वहां से अपने स्टार्ट करेंगे, यानी CO2 को जब ग्रहण किया गया, CO2 के कितने अणु, 6 अणु, और 6 अणु किसके, जल के अणु। ये कौन सा अपने केल्विन बेंसन चक्र कंप्लीट करेंगे, केल्विन बेंसन चक्र। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। 6 CO2 अणु और 6 ही H2O के अणु हैं। ये क्या बनाते हैं, फास्फोगिलिसरिक अम्ल। फास्फोगिलिसरिक अम्ल के कितने अणु, 12 अणु बनते हैं। जब ये फास्फोगिलिसरिक अम्ल के 12 अणु बनते हैं, ये प्रथम स्थायी उत्पाद है। ये किससे बनेगा, ये राइबोलोज 1,5 डाइफास्फेट के द्वारा बनता है। अब इसमें जो PGA है इसका क्या होता है, फास्फोरिलीकरण होता है, फास्फोरिलीकरण। तो फास्फोरिलीकरण में क्या होता है, 1,3 डाइफास्फोगिलिसरिक अम्ल बनता है, 1,3 डाइफास्फोगिलिसरिक अम्ल बनता है, डाइफास्फोगिलिसरिक अम्ल। तो फास्फोरिलीकरण में जो फास्फेट का अणु प्राप्त हुआ वो किससे होता है, इसमें क्या होता है, ATP है, इसका अपचयन हो जाता है। जो 12 ATP अणु थे ये टूटकर किसमें बदल जाते हैं, 12 ADP अणुओं में, और एक फास्फेट अणु मुक्त हो जाता है। अब 1,3 डाइफास्फोगिलिसरिक अम्ल है, ये 12 अणु, जब इन 12 अणुओं का अपचयन हो जाता है, जब इनका अपचयन होता है तो इससे 3-फास्फोगिलिसरैल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, 3-फास्फोगिलिसरैल्डिहाइड। 3-फास्फोगिलिसरैल्डिहाइड बनेगा। इसके कितने अणु बनेंगे, यहाँ पे इसके भी 12 अणु बनेंगे, और NADPH2 है, ये किसमें बदल जाएगा, 12 अणु बनेंगे। और यहाँ पर जो 12 NADPH2 है ये टूट कर क्या बना देता है, NADP में बदल जाता है, यानी ये हाइड्रोजन के अणु त्याग देता है। और फास्फोगिलिसरैल्डिहाइड, ये हाइड्रोजन के अणु जो 12 NADPH2 ने त्यागे, वो हाइड्रोजन के अणु इसके साथ जुड़ जाएंगे 1,3 डाइफास्फोगिलिसरिक अम्ल के साथ में। तो 1,3 डाइफास्फोगिलिसरिक है, इसमें अपचयन होने के बाद में क्या बनता है, 3-फास्फोगिलिसरैल्डिहाइड बनता है। ये 3-फास्फोगिलिसरैल्डिहाइड के 12 अणु, इसमें से 2 अणु ग्लूकोज बना देते हैं, इसके 2 अणु यहाँ पर आएंगे, 3-फास्फोगिलिसरैल्डिहाइड। इसके कितने, 2 अणु हैं, वो नीचे की तरफ चले जाते हैं, जो किसमें बदल जाते हैं, 3-फास्फोगिलिसरैल्डिहाइड के 2 ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद में क्या बन जाता है, शर्करा यानी सुक्रोज बन जाता है। और शर्करा है ये लास्ट में किसमें बदल जाती है, स्टार्च में बदल जाती है। तो इस तरह से लास्ट में क्या बनता है, स्टार्च बन जाता है। फिर 3-फास्फोगिलिसरैल्डिहाइड ये आगे किसमें बदलता है, 5-जाइलोलोज फास्फेट और 5-राइबोज फास्फेट में बदल जाता है। ये किसमें, 5-जाइलोलोज और 5-राइबोज फास्फेट
बनते हैं। अब ये दोनों जो जाइलोलोज फास्फेट है और राइबोलोज फास्फेट है, इनका आगे क्या होता है, अपघटन होता है और ये आगे आरयूबीपी की पुनः उत्पत्ति होती है, यानी राइबोलोज बाइफास्फेट की पुनः उत्पत्ति। राइबोलोज बाइफास्फेट की पुनः उत्पत्ति, तो इसकी क्या होती है, पुनः उत्पत्ति होती है। अब इसमें क्या बनता है, राइबोलोज 5 मोनोफास्फेट। ये दोनों अणु क्या बना देते हैं, राइबोलोज 5 मोनोफास्फेट। ये 6 अणु बनेंगे राइबोलोज 5 मोनोफास्फेट। फिर ये 6 अणु जो बने हैं राइबोलोज 5 मोनोफास्फेट के, ये आगे फास्फोरिलीकरण होता है। तो फास्फोरिलीकरण में क्या होगा, फास्फेट का अणु जुड़ेगा, फास्फोरिलीकरण में फास्फेट अणु जुड़ता है, वो किससे निकलता है, एटीपी, जो किसमें बदल जाती है, एटीपी में, और एक फास्फेट अणु मुक्त होता है। तब ये फास्फेट अणु आगे जाकर जुड़ता है किसके साथ, राइबोलोज 5 मोनोफास्फेट के साथ, और क्या बनता है, राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट। यहाँ पे राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट ये बनेगा, राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट। फिर राइबोलोज 1 बाइफास्फेट है, इसका कार्बोक्सिलीकरण हुआ, तो कार्बोक्सिलीकरण में राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट बन जाएगा, इसका कार्बोक्सिलीकरण हुआ, कार्बोक्सीकरण। तो कार्बोक्सिलीकरण में क्या, CO2 के अणु जुड़ेंगे, तो वापस PgA बन जाएगा। फिर फास्फोरिलीकरण हुई, तो फास्फोरिलीकरण में फास्फेट अणु जुड़ा, तो 1,3 डाइफास्फेट फास्फोग्लिसरीकमल बना। 1,3 डाइफास्फोग्लिसरीकमल है, इसका अपचय होता है तो 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन जाएगा। फिर 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, इसमें क्या, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 अणु ग्लूकोज बनेंगे, ग्लूकोज मिलकर शर्करा बनाएगी और लास्ट में शर्करा स्टार्च में बदल जाती है। बाकी जो 10 अणु थे वो 10 अणु किसमें बदल जाते हैं, 5 जाइलोलोज फास्फेट और 5 राइबोलोज फास्फेट में बदल जाते हैं। ये 5 जाइलोलोज फास्फेट और राइबोलोज फास्फेट ये आरयूबीपी की पुनः उत्पत्ति करते हैं, और यहाँ क्या बनता है, राइबोलोज 5 मोनोफास्फेट बनता है। फिर मोनोफास्फेट में क्या, एटीपी है वो टूटकर एक फास्फेट का अणु मुक्त करती है, तो ये फास्फेट का अणु मोनोफास्फेट के साथ में जुड़ता है, जिससे क्या, राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट बनता है। यहाँ 1,5 बाइफास्फेट बनेगा। ये 1,5 बाइफास्फेट है, इसका आगे क्या होता है, कार्बोक्सीकरण होता है, और कार्बोक्सिलीकरण में CO2 का अणु जुड़ेगा और वापस यही चक्र चलता रहेगा। इसे क्या कहते हैं, इस चक्र को केल्विन बेंसन और उसके साथियों ने प्रतिपादित किया, इसलिए इसका नाम केल्विन बेंसन चक्र पड़ा। तो ये आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र जो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे जो इसका सेकंड है हेड-स्लैग चक्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जितनी रिएक्शंस आती हैं उसे आपने क्या एक नोट्स के रूप में अलग नोट करनी है, और इस चक्र से ही वो सारी रिएक्शन बनेगी। तो इसे आपने नोटबुक में नोट करना है, और इसे बार बार बनाकर देखेंगे तो आपको रिवाइज होता जाएगा